आज हम लोग सूचक इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूचक कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जो एक विशेष प्रकार की सूचना को देता है। केमिस्ट्री में सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम किसी टाइट्रेशन या अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए करते हैं। ऐसे पदार्थ को ही हम सूचक के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से अम्ल क्षार के अनुमापन में प्रयुक्त जो सूचक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लिटमस, दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज, तीसरा होता है फेनोल्फ्थालीन। तो लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन ये अम्ल और क्षार के अनुमापन में प्रयोग में लाए जाने वाले सूचक होते हैं। अब जो है हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि सूचक कितने तरह के होते हैं। सामान्य रूप से जो सूचक होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्राकृतिक सूचक। सामान्य रूप से प्राकृतिक जो सूचक होते हैं ये पौधों से प्राप्त किए जाते हैं या प्रकृति में पौधों में मौजूद होते हैं। ऐसे सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है और हल्दी है। लिटमस जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। लाल पत्ता गोभी जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये हरा रंग देता है। इसी क्रम में हल्दी है आपकी अम्लीय माध्यम में पीला रंग देती है, जबकि क्षारीय माध्यम में लाल भूरा रंग देती है। तो प्राकृतिक सूचक का अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग या अलग अलग लक्षण प्रदर्शित हो रहा है, जैसा कि इस विवरण से स्पष्ट हो रहा है। अब हम लोग जो प्राकृतिक सूचक को पढ़ने के बाद दूसरा जो सूचक है जिसका नाम है संश्लेषित सूचक, इसको जो है मानव अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए लेबोरेटरी में बनाता है। अर्थात कृत्रिम टाइप के जो सूचक होते हैं उसी को हम संश्लेषित सूचक के नाम से जानते हैं। जो संश्लेषित सूचक होता है इसमें पहला है फेनोल्फ्थालीन। इसका जो अम्लीय माध्यम में जो है रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, जबकि उदासीन विलयन में यह रंगहीन होता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, क्षारीय माध्यम में पीला और उदासीन विलयन में ऑरेंज। अब जो तीसरे टाइप का जो है आपका सूचक है जिसका नाम है गंधयुक्त सूचक। विशेष प्रकार की गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयोग में लाया जाने वाला जो सूचक होता है उसी को हम गंधयुक्त सूचक के नाम से जानते हैं। और इनकी जो गंध होती है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है, जैसे कि प्याज है और लौंग है। और आखिरी आपका है सर्वव्यापी सूचक। जब कई तरह के जो है सूचकों को आपस में मिलाकर कोई मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, इस तरह का जो आपका सूचक होता है उसको सर्वव्यापी सूचक के नाम से। आज के इस क्लास में हम लोग पीएच मान, पीएच परिसर और कुछ दिए गए व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आने वाले पदार्थों के पीएच मान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा करेंगे कि पीएच परिसर और पीएच रेंज क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पीएच मान एक विशेष प्रकार के अम्ल, क्षार या उदासीन आदि से संबंधित गुण को प्रदर्शित करता है। तो पीएच परिसर या पीएच रेंज का मतलब होता है कि बहुत सारे अम्ल और क्षार ऐसे सूचक होते हैं जिनका रंग में जो परिवर्तन होता है वो किसी फिक्स पीएच मान पर न होकर के एक निश्चित सीमा में होता है। तो जब किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होता है तो उसी को हम पीएच परिसर या पीएच रेंज के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए कि सूचक कौन कौन से हैं और उनके परिसर का मान क्या क्या है। पहला सूचक हमारा है मेथिल ऑरेंज और इसका पीएच परिसर होता है 3.1 से लेकर के 4.4 तक। अगर अम्ल विलयन है तो इसमें ये लाल रंग प्रदर्शित करता है, अगर क्षार है तो उसमें ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। लिटमस जो कि दूसरा आपका सूचक है, इसका पीएच परिसर होता है 5 से लेकर 8 तक। अम्ल विलयन में ये लाल, जबकि क्षार विलयन में ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। अगला है हमारा फेनोल्फ्थालीन जिसका पीएच परिसर 8.3 से लेकर के 10 तक होता है और अम्ल विलयन में यह रंगहीन, जबकि क्षार विलयन में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। इसी तरह से फिनाल रेड
पीएच परिसर 6.8 से 8.4, अम्ल विलयन में पीला, क्षार विलयन में लाल रंग। मेथिल रेड 4.2 से लेकर के 6.3, अम्ल विलयन में लाल और क्षार विलयन में ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से पीएच परिसर और पीएच परिसर के अंतर्गत कौन कौन से सूचक हैं, अम्ल विलयन और क्षार विलयन में वो कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि पीएच पैमाना क्या होता है। सन 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता या सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक पैमाना बनाया था और उसी पैमाने का नाम रखा गया था पीएच पैमाना। जो पीएच पैमाना होता है सामान्य रूप से लेबोरेटरी में प्रयोग किया जाता है। इस पीएच पैमाने पर 0 से लेकर के 14 तक अंक निर्धारित होते हैं और इसी अंकों के आधार पर हम किसी दिए गए विलयन को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि पीएच मान जो है अगर वो 7 से कम होता है तो दिया गया विलयन या केमिकल आपका अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से बड़ा होता है तो क्षार होता है। अगर पीएच मान 7 के बराबर होता है तो उसे हम उदासीन के नाम से जानते हैं। तो अम्ल, क्षार और उदासीन ये 3 तरह के पीएच मान के आधार पर विलयन की श्रेणी हो सकती है। तो पीएच पैमाना सामान्य शब्द में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह पैमाना जिससे किसी दिए गए विलयन के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के आधार पर अम्लीयता, क्षारकता या उदासीनता की गणना की जाती है या निर्धारण किया जाता है, उसे हम पीएच पैमाने के नाम से जानते हैं। इसके बाद पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है। साधारण शब्द में अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघुगणक मान होते हैं उसी ऋण लघुगणक मान को उस दिए गए विलयन का पीएच मान कहा जाता है। अब कुछ उदाहरण हैं जिनके विलयन का स्वरूप इधर लिखा गया है और पीएच मान का विवरण इधर लिखा गया है। पहला है HCl, इसका जो है पीएच मान 0 होता है। दूसरा है नींबू का रस, पीएच मान 2.7 होता है। अगला है शुद्ध जल, पीएच मान 7 होता है, 7 का मतलब उदासीन होता है। सिरके का जो है आपका 4 पीएच मान होता है और ब्लड या रक्त का 7.4 होता है। इसी तरह से दूध का 6.5, आमाशयी रस का 1.4 और टूथपेस्ट का आपका पीएच मान 8 होता है। पीएच जो मान होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, यानी व्यवहारिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में पीएच मान का किस तरह से उपयोग किया जाता है, इन्हीं सब विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसमें मैटर है वो आपका है कि पौधे एवं जंतुओं के पीएच के प्रति अति संवेदनशीलता जो है, इसका अर्थ ये होता है कि जो जंतु और पौधे होते हैं या जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उस बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच का क्या महत्व होता है। इस संदर्भ में अगर हम मानव जीवन के मानव शरीर की बात करें तो मानव का जो शरीर होता है उसका पीएच प्रास जो है 7 से लेकर के 7.8 तक जब होता है तब हमारा शरीर सामान्य रूप से सही गतिविधियों के साथ सभी क्रियाकलाप को करता है। अगर हम जलीय जीवन की बात करें अर्थात नदी के जल का पीएच मान अगर 5.6 तक होता है तब तो सजीव जो है उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ जीवन व्यतीत करने वाले जो जीव होते हैं जलीय जीव वो नॉर्मल पैटर्न पे अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अगर ये पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उस परिस्थिति में जो जलीय जीवों का जीवन होता है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। अर्थात पीएच मान मानव शरीर के साथ साथ जलीय जीवों के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है। पीएच मान या पीएच परास जो होता है एक निश्चित पीएच परास मिलने पर ही सजीवों का शरीर जो है सामान्य गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। अगर वो परास घटता और बढ़ता है तो सामान्य जो गतिविधियां होती हैं शरीर की वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं। तो मानव शरीर के पीएच परास आपका 7 से 7.8 होता है तो सही ढंग से क्रियान्वित होता है और नदी के जल का पीएच मान 5.6 तक होता है तो उसमें सजीव सही ढंग से जीवन यापन करते हैं और अगर इससे कम होता है तो उनका जीवन जीना दूभर हो जाता है। इसी क्रम में हम दूसरी हेडिंग के बारे में बात करते हैं कि मृदा का जो पीएच। आप ये जानते हैं कि हम फसलों को उगाने के लिए सामान्य रूप से मिट्टी का उपयोग करते हैं, भूमिका या सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी सॉइल के गुणवत्ता की अगर हमको जांच करनी होती है तो उसमें न्यूट्रिएंट के बारे में और साथ ही साथ उसके पीएच वैल्यू के बारे में हमें संज्ञान लेना होता है
कौन सी फसल किस मिट्टी में उगाने के लिए उपयुक्त है, इसका ज्ञान हमको पीएच मान के आधार पर ही पता चलता है। अर्थात पीएच मान ज्ञात करके ही हम उस मिट्टी में कौन सी फसल उगाने के लिए उपयुक्त होगी, इस फसलों का चुनाव करने के लिए हम पीएच मान का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पाचन। हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो है जो स्टमक होता है उसमें HCl मौजूद होता है और ये HCl जो होता है भोजन को पचाने में, साथ ही साथ भोजन को सड़ने से बचाने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। सामान्य परिस्थिति में आप जानते हैं कि जो बक्कल कैविटी होती है उसमें दांत पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में दांत जो होते हैं वो कुल 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत जो होता है आपका डेंटाइन हड्डी का बना हुआ और इनामेल नामक कठोर पदार्थ से अस्तरित संरचना होती है जो भोजन को काटने, नोचने, चीरने, फाड़ने, कूटने, पीसने आदि क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी संरचना होती है। अगर मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से अगर कम हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में दांतों के सड़ने गलने या दंत क्षय की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अर्थात यहाँ पर भी दांतों के सड़ने से संबंधित जो क्रिया है वो पीएच मान पे डिपेंड करती है और वो पीएच मान 5.5 से अगर कम होता है तो ऑटोमेटिक ये दंत क्षय का जो कार्यक्रम होता है वो क्रियान्वित हो जाता है। अगला है पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इसका मतलब ये है कि इस नेचर में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको खुद की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के केमिकल्स उनके शरीर से उस समय स्रावित होते हैं जिस समय उनका जीवन संकट में होता है। दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव करते हैं जो दुश्मनों के शरीर में ये जो है रिलीज़ कर देते हैं। उसका कारण जिसके ऊपर ये डंक मारते हैं उनके शरीर में जलन और दर्द पीड़ा आदि का आभास होता है, जिस कारण वो दर्द और पीड़ा में व्यस्त हो जाता है वो जीव और इनकी जो है जान की सुरक्षा हो जाती है। तो जब कोई कीट जो है डंक मारता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित होता है जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है और दर्द और जलन के अनुभव में ही जो एंटी कैंडिडेट होता है वो बिजी हो जाता है और इस जो जीव होता है जो डंक मारने वाला वो अपनी जान को बचाने में सफल हो जाता है। इसके बाद जो है ये पौधों एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता, मृदा का पीएच, पाचन, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ये तमाम हेडिंग जो थी ये आपके दैनिक जीवन में पीएच के महत्व से संबंधित थी। अब इसके बाद हम ये तो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझा जाए कि जब कभी भी किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में होती है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसी को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ये आपका अम्ल है HCl के रूप में, ये क्षार है NaOH के रूप में, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, NaCl और H2O बन रहा है। NaCl लवण होता है, H2O पानी होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का होना और अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल के बनने की क्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद टॉपिक एक है उदासीनीकरण ऊष्मा। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों को परस्पर जब उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया में जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा जो है उत्सर्जित होती है हम उसी को कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा।